हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें क्या है कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे बुआ, धातु एवं अधातु। मतलब आज से हम लोग साइंस का तीसरा चैप्टर क्लास 10th के लिए स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए एग्जाम के व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्स ये जो है आपका चैप्टर लगभग 6 से 7 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना समझिए कि एग्जाम में हर हालत में पूछा ही जाएगा। ओके, तो आज हम यही स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर आप लोग को ऑफलाइन पढ़ा के खत्म कर दिए थे। उसके बाद कहे थे कि थर्ड नंबर जो चैप्टर है ये हम आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और आज से आप लोग की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। ओके, अब जो भी ऑनलाइन हम आप लोग को पढ़ाएंगे, ये इसका नेक्स्ट डे जो है ना, हम ऑफलाइन कोचिंग में आप लोग का फेयर चेक करेंगे कि फेयर कंप्लीट हुआ है कि नहीं। इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे और हिंदी में भी पढ़ाएंगे। जो इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे वो केवल इंग्लिश लिख लेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड से होंगे, और जो बिहार बोर्ड से होंगे या स्टेट बोर्ड से होंगे वो हिंदी भी लिखेंगे और इंग्लिश भी लिखेंगे। ओके, और इसको याद भी करना आप लोगों को। आइए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब देखिए, इसमें एक्चुअल सी बात है, हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। आप लोग जानते हैं एलिमेंट्स के बारे में। अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आइए देखते हैं। देखिए, एलिमेंट्स बोलिए तब, या आप लोग इसी को एटम बोलिए तब। ओके, तो एलिमेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा, और एटम को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आप सभी को मालूम ही होगा। देखिए, आखिर समझना है कि एटम होता क्या है। सबसे पहले एटम समझते हैं, एटम क्या होता है। तो आप लोग इतना जाने कि इस वर्ल्ड में, इस संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं आप लोग, सभी के सभी किसके मिलने से बना हुआ है? तो एटम के मिलने से बना हुआ है। ओके, देखिए एक्चुअल में अभी जो आप लोग का लेवल है, इस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो एटम को डिवाइड, अगर एटम को डिफाइन किया जाता है तो एटम यही कहता है कि हम एक ऐसे कंपोनेंट है, हम मतलब एटम एक ऐसे कंपोनेंट है कि हमें कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। हम इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमें कोई अपने न्यूड मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकता है, सिंपल आई से नहीं देख सकता है। मतलब हमको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हूं। सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना, उसकी सहायता से हम एटम को देख पाते हैं। एटम इतना छोटा है, इतना समझिए कि साइज ऑफ एटम एवरेज निकाला गया तो 1 नैनोमीटर होता है। और इतना समझिए कि 1 नैनोमीटर क्या होता है। 1 मीटर को आप डिवाइड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, 10 का पावर 9 भागों में डिवाइड कीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा? एटम कहलाएगा। अब 10 का पावर 9 तो बहुत ज्यादा दूर हो गया ना, अब वो अरबों खरबों से भी आगे चला गया। ओके, तो अब यहाँ पे समझना है कि एटम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे एटम को अगर डिफाइन किया जाए, एटम के बारे में देखा जाए, तो अगर एटम को यहाँ पे देख रहे हैं वो आप लोग, तो इसके नाम को पहले एक्सप्लेन किया जाए। ओके, अब देखिए अभी जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को लाइक पढ़ा रहे, इंटर में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, लेकिन अभी तो आप लोग को एग्जाम में आएगा, यही कॉन्सेप्ट लिखना होगा, यही समझना होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, अगर एटम को डिफाइन किया जाए तो एटम को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया। अगर ये पूछा जाए कि एटम जो वर्ड है, इस वर्ड को कितने भागों में बांटा गया, तो इस वर्ड को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया। ए अलग निकल जाता है, ए क्या होता हुआ, ए अलग निकल जाता है। और टॉम की बात करते हैं ना, तो टॉम जो होता है ना, टॉम क्या होता है? अलग निकल जाता है। अगर ए की बात करते हैं, ए मतलब होता है नॉट, और टॉम मतलब होता है टू डिविजिबल, टू डिविजिबल। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि एटम एक ऐसी पार्टिकल है जिसे हम लोग काट नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। नॉट मतलब क्या होता हुआ? नॉट मतलब होता है नहीं, और टू डिविजिबल मतलब होता है विभाजित, विभाजित। इसका मतलब हम जिसे विभाजित नहीं कर सकते उसी को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। बस ये आप लोगों के अनुसार। ओके, अब इंटर में जाएंगे 11th-12th में तो अलग कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा, हम ही बताएंगे आप लोगों को। ओके, लेकिन अभी इतना समझिए कि एटम मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है नॉट, एटम मतलब होता है टू डिविजिबल, जिसे हम लोग काट नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है,
अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि एटम को आखिर डिफाइन कैसे करेंगे। अब एग्जाम में आएगा तो इस तरह से नहीं कहेंगे जिसे हम काट नहीं सकते उसे एटम कहते हैं। एटम को आखिर उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो हमें साथ जाने इस वर्ल्ड में, इस संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मार्कर, यह है मार्कर हमारा। अब इस मार्कर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, इसे काटते जाए, डिवाइड करते जाए, डिवाइड करते करते एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसे हम लोग फिर अब नहीं काट सकते, नहीं डिवाइड कर सकते हैं, और वो इतना छोटा पार्टिकल हो जाएगा जिसे हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, वही एटम होगा। इसका मतलब उस पार्टिकल को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तब उसे देख सकते हैं। तो अब उसी को हम ऐसे डिफाइन करके लिखेंगे, एटम is the smallest particle of any non-living organism, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट which is indivisible and we can't see with our naked eyes। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु का वह सबसे सूक्ष्म रूप जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं और उसे हम अपने नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं बुआ, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। ओके, अब सुनिए, अब यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे पहले इसकी हिंदी लिख देते हैं। हिंदी क्या हो जाएगी, किसी हिंदी क्या आ जाएगा, हिंदी हो जाएगी किसी भी निर्जीव। आप लोग थोड़ा सा हिंदी मिला लीजिएगा क्योंकि हिंदी थोड़ा सा इधर उधर हर से दीर्घ हो जाता है, समझिए आप लोग। किसी भी निर्जीव वस्तु की सूक्ष्मतम रूप जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं एवं अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे परमाणु कहते हैं, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज हुआ। बस हम यही लिखा है किसी भी निर्जीव वस्तु का वो सबसे छोटा रूप जिसे हम लोग फिर काट नहीं सकते, मतलब अविभाजित होता है, और क्या, जिसे हम अपने नग्न आंखों द्वारा, मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं, सिंपल में ऐसे नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे एटम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि एटम के बारे में इतना जानिए कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम जो होता है ना, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ओके, सोडियम को जिससे बाहर निकालेंगे रिएक्शन कर जाएगा।
ओके, जैसे लोहा होता है, लोहा को बाहर निकाल कर रखिए, वहां पे हवा हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, उससे मिलकर रस्टिंग कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जानिए, एटम कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन एटम जो होता है ना, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, एटम पार्टिसिपेट पक्का करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एटम इज टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हुआ? इसे हिंदी में कहेंगे परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ओके, तो आप लोग याद कर रखिएगा कि एटम जो होता है ना, एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि कोई भी एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, यही बात है। तो यही अपने से खुद से हो जाएगा। ये हल्का सा होता है कभी कभी ऐसे, आप लोग हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एटम क्या होता है? एटम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा ग्रुप होता है, और एटम जो होता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ओके, एटम कभी भी रहेगा ना तो कंपाउंड स्टेट में होता है, संयुक्त स्टेट में होता है, संयुक्त अवस्था में होता है, किसी के साथ मिलकर आता है। ओके, फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है। ओके, तो एक काम करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग किसका स्क्रीनशॉट लेंगे? तो सबसे पहले ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वो आप लोग हो गया, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करेंगे? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोग इसका लीजिए स्क्रीनशॉट खूब अच्छा से, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, एटम के बारे में आप लोग इतना जान गए। अब इस वर्ल्ड में, इस संसार में हर एक चीज एटम से ही मिलकर बना है। इसका मतलब यहां पे क्या होगा? इसका मतलब होगा इन दिस वर्ल्ड थोड़ा सा आइए, अब चलिए यहां देखा जाए। अब यहां पे क्या लिख रहे हुआ? यहां पे लिखे हैं इन दिस वर्ल्ड everything is made by the combination of atoms। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे कहने का अर्थ हुआ इस संसार में हर एक चीज, हर एक वस्तु,
परमाणुओं की संयोजन के द्वारा निर्मित है। तो हमेशा याद रखिएगा कि संसार की कोई भी वस्तु संयोजन के द्वारा ही बना हुआ है। अब आप लोग सोचते होंगे बुआ कि सर साइंस में ये बताया गया होगा, साइंस में अगर हम देखिए, आप लोग साइंस तो पढ़वे किए हैं सभी बच्चे, साइंस में अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में ये बताते हैं आप लोगों को, सर जी जैसे हम आप लोगों को बताए हैं कि केमिस्ट्री में हर एक वस्तु, ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसका मतलब कोई भी वस्तु या जीव हो, ओके, सभी के सभी किसके मिलने से बने होते हैं? एटम के मिलने से बने होते हैं, मतलब परमाणु के मिलने से बने होते हैं। ये हम अभी बता रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीव, सजीव या निर्जीव, ओके। लेकिन आप लोग फिर सोचते हैं सर जी हम लोग जहां पे बायोलॉजी पढ़े हुए हैं बहुत पहले बायोलॉजी, तो बायोलॉजी वाले सर जी बताए होंगे कि सर कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसका मतलब सजीव वस्तु है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं सजीव वस्तुएं कहते हैं। तो सजीव वस्तुएं जो होती हैं ये सभी के सभी सर जी सेल्स के मिलने से बनी होती हैं, मतलब कोशिकाओं के मिलने से बनी होती है। हमारे बायोलॉजी वाले सर बताएं, इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप गलत बता रहे हैं या तो हमारे बायोलॉजी वाले गलत बताए हैं, तो एक्चुअल ऐसी बातें नहीं है, ओके। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स के मिलने से ही सभी सजीव वस्तु बने हैं, हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है। लेकिन सेल किसके मिलने से बना होता है? सेल भी एटम्स के मिलने से ही बने होते हैं, ओके। इसलिए हम लोग कहते हैं कि संसार में सभी वस्तुएं जो होती है वो एटम के मिलने से बनी है। जैसे खून की बात करते हैं, खून जो होता है ना, रक्त, वो भी एटम्स के मिलने से बना होता है। कौन कौन सा? तो हम आप लोगों को लिखाए भी थे, बताए भी थे, ओके। तो पहले आप लोग देखिए, तो अगर हम खून की बात करते हैं, खून को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम लोग रक्त कहते हैं, ओके। इसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, ओके। जैसे यहां पे हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन हो जाएगा, ओके, सल्फर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, Mg मैग्नीशियम हो जाएगा, etc। ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं, सभी जो एटम्स होते हैं, इनके मिलने से खून बना होता है। आप लोग जो हायर क्लास में आएंगे तो हम इसको याद करने के लिए देखिए, क्लोरोफिल होता है, हीमोग्लोबिन होता है, खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन इसके मिलने से बना होता है। तो ये सभी चीजें आप लोग को 11th में लिखाएंगे, वहां पर कैसे याद करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो खून जो होता है ना, रक्त जो होता है ना, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वे इन सभी एलिमेंट्स के मिलने से बना होता है, ओके। जो कि हम आगे हम आप लोग बताएंगे। अभी ऐसे ही आप बता दिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो खून होता है ना बुआ, अगर नॉन लिविंग की बात करते हैं तो उसमें तो रक्त नहीं पाया जाता है, लेकिन जितने सजीव वस्तुएं होते हैं लगभग सभी में रक्त पाया जाता है, खून पाया जाता है, और हर एक खून के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल बता दिए हम आप लोग। लेकिन अभी जानिए कि इस संसार में जितनी भी सारी वस्तुएं होती हैं सभी के सभी एटम के मिलने से ही बनी होती हैं, ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग वो ले लीजिए, वो ले लिए। अब चलिए, अब थोड़ा सा और आगे क्या देखना हम लोग को, और आगे इसमें पढ़ना है एटम, इतना जान गए। अब एटम का फंडामेंटल पार्टिकल ये हल्का सा बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट पे आते हैं कि सर एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जानना आवश्यक है। तो आइए देखिए, तो अब यहाँ पे समझना है एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अगर एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट ही एटम कहलाता है। इतना समझिए कि एलिमेंट ही क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा, ओके। अब यहां पर अगर देखा जाए तो एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट केवल ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इसका मतलब केवल एक ही टाइप के एटम के मिलने से क्या बनता है? एलिमेंट बनता है,
ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा द प्योर मैटर या सब्सटेंसेस, द प्योर मैटर या सब्सटेंसेस which are made by the combination of only one type of atom are called elements। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं की संयोजन से बने होते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बुआ? उसे हम लोग एलिमेंट कहेंगे, उसे तत्व कहते हैं। तो बस एलिमेंट इतना जानिए कि एलिमेंट जो होता है वो भी एटम का ही एक ग्रुप होता है। ओके, तो एलिमेंट लिखे मतलब एटम लिख दिए, एटम लिखे मतलब एलिमेंट लिख दिए, ये बातें याद रखिएगा। अब ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। तो हो गया, ले लिए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो अगर कहा जाए कि ये हाइड्रोजन, इसकी सिंबल क्या होती है? H होती है। तो हाइड्रोजन में केवल अगर एटम देखेंगे तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ही होगा। क्या होगा? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट पहले ही है, तो हाइड्रोजन किसके मिलने से बना है? तो केवल हाइड्रोजन के ही एटम के मिलने से बना है। ये नहीं कि हाइड्रोजन कह दिए तो ऑक्सीजन का एटम मिल गया, नहीं। हाइड्रोजन बोले मतलब हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन के ही एटम रहेंगी। ये बात आप लोग याद आनी चाहिए। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का सिंबल क्या होता है? He होता है। तो हीलियम कहने का अर्थ क्या हुआ? एटम्स ऑफ हीलियम। इसका मतलब हीलियम में केवल हीलियम का ही एटम होगा। अब जैसे सेम वैसे ही बात करते हैं, कार्बन हो गया। अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का सिंबल C होता है। तो इसमें भी क्या होगा? एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब केवल कार्बन के ही एटम मिले हुए हैं। अगर जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को अगर देखा जाए, वह नाइट्रोजन की सिंबल क्या होती है? N होती है। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब केवल और केवल नाइट्रोजन के ही एटम मिले हैं नाइट्रोजन में। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सब कोई जानता है, सिंबल O होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब केवल और केवल ऑक्सीजन के ही एटम मिले होंगे, ETC। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट का नाम रख देंगे, सभी एलिमेंट को देखिए। ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, कार्बन है तो केवल कार्बन के ही एटम होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वो आप लोग हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए सब कुछ हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात।
ये इतना एलिमेंट्स के बारे में जान गए। अब थोड़ा सा और आगे देखा जाए इसमें। चलिए अब मेन बात क्या है, एलिमेंट्स कितने होते हैं? एलिमेंट्स 118 होते हैं। हम आप लोग को एलिमेंट जिसमें लिखा हुआ 118 हो, पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं, वो हम आप लोग को दिए हुए क्लासरूम में। ओके, और आप लोग ये भी बोले थे कि जहां पे स्टडी करते हैं वहां पे सामने रखिएगा लोग, उसको दीवार पे चिपका दीजिएगा लोग, कि हम आप लोग को पढ़ाएंगे, जो एलिमेंट का नाम रखेंगे सामने रहेगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए, तो अगर बात करते हैं कि टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो देयर आर 118 एलिमेंट्स। present in modern periodic table। इसका मतलब क्या होता है हुआ? इसका मतलब होता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व उपस्थित है। 118 एलिमेंट क्या हुआ? उपस्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो 118 एलिमेंट्स है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों को बताए हैं कि एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स 118 है, लेकिन क्या सभी एलिमेंट्स एक ही तरह के होते हैं? नहीं, एलिमेंट्स जो होता है ना, अलग अलग भी होते हैं। इसका मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तत्वों की वर्गीकरण। तो अगर इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो देखिए आप लोग, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा तत्वों की अवस्था के आधार पर। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? हमें यहाँ पढ़ना है एलिमेंट्स को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया। तो सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को स्टेट्स के आधार पर, क्योंकि सभी एलिमेंट्स एक जैसा नहीं है। लोहा की बात करते हैं तो लोहा हार्ड होता है, सॉलिड हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, गैस होता है, हवा होता है। कोई अगर मरकरी की बात करते हो तो लिक्विड होता है। इसका मतलब 118 एलिमेंट्स होता है ना, उसमें कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं बुआ? गैस होते हैं। अब ये जानना है कौन कौन सा सॉलिड होता है, कौन कौन सा लिक्विड होता है, कौन कौन सा गैस होता है। ये सभी चीज हम लोग को पढ़नी है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट वाले लीजिए, तो वो आप लोग ले लिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब यहां पढ़ना है कि एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो एलिमेंट्स 118 होते हैं। तो 118 एलिमेंट्स में समानतः देखिए 3 भागों में बांटा गया है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड, मतलब क्या होता है? ठोस। कुछ होते हैं लिक्विड में, ओके, आप कुछ होते हैं किसमें हुआ? गैस में होता है, गैसियस स्टेट में, गैसियस। इसको हिंदी में कहते हैं गैसीय कहते हैं। कुछ गैसीय अवस्था में भी एलिमेंट्स होती है। तो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में टोटल 104 एलिमेंट होते हैं। 118 गो एलिमेंट में सॉलिड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 104 होते हैं, याद आना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? लिक्विड कितना होता है? तो लिक्विड केवल 2 होता है। और गैसेस कितना होता है? तो गैसेस होता है ना 12 गो होता है।
अब देखिए, अगर आपको लिक्विड और गैस याद है तो बाकी जितना भी एलिमेंट बचा वो सॉलिड ना कहलाएगा। ओके, तो आपको याद कितना करना है? आपको याद करना है केवल और 14 गो एलिमेंट। आप 14 एलिमेंट याद कीजिए और उसके बाद 104 एलिमेंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पूछेगा कि यह बताइए सॉलिड है तो आपको याद है 14 गो क्या, लिक्विड और गैस। इसका मतलब लिक्विड और गैस के लिस्ट में नहीं है, मतलब सॉलिड है, सिंपल सा बात है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लिक्विड के बारे में, ध्यान से देखिए आप लोग। लिक्विड में जो होता है ना, केवल और केवल दो होते हैं। लिक्विड में वो कितने होते हैं? दो एलिमेंट होते हैं। एक का सिंबल होता है Hg। Hg मतलब जानते हैं क्या होता है? मरकरी होता है। एक होता है Br। Br मतलब होता है क्या? बहुत अच्छा। ओके, यही दो एलिमेंट होता है जो कि लिक्विड होता है। लेकिन मरकरी में भी याद रखिएगा, अगर मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी जो होता है ना वो लोग, ये मेटल होता है, धातु होता है। मेटल मतलब क्या होता है? धातु। जब मेटल्स आप लोग पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन सर जी मरकरी तो लिक्विड होता है ना, तो एक्सेप्शन निकल जाता है। केमिस्ट्री इज नोन एज एक्सेप्शनल। ओके, केमिस्ट्री जो होता है ना, अपवादित के रूप में जाना जाता है। जितना नियम नहीं पढ़ना उतना इसका अपवाद निकल जाता है। तो अब देखो आगे की बातें आगे बताएंगे। तो अभी जानिए कि Hg जो होता है ना, ये लिक्विड होता है और ये मेटल होता है। और Br जो होता है ना, ये भी लिक्विड होता है, लेकिन यह क्या होगा? ये होगा नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब क्या होता है बुआ? अधातु होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि अधातु होता है। ओके, अब चलिए अगर हम गैसियस एलिमेंट की बात करते हैं तो देखिए, गैसियस एलिमेंट्स, हिंदी में इसे कहते हैं गैसीय एलिमेंट का जन्म करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है बुआ? इनकी संख्या 12 होती है। लेकिन गैसियस एलिमेंट को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? तो देखिए, एक होता है मोनो एटोमिक। क्या होता है हुआ? मोनो एटोमिक गैसियस एलिमेंट, इसे कहते हैं एकल परमाणुक। इसे कहेंगे एकल परमाणुक। और एकल परमाणुक जो होता है ना, ये होता है टोटल बुआ 7 होता है, ये 7 गो होता है। दूसरा क्या होता है हुआ? दूसरा को हम लोग कहते हैं बुआ कि डाई एटोमिक। डाई एटोमिक हिंदी में कहते हैं द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक। और इनकी संख्या जो होती है ना, केवल और केवल 5 होती है। अब यहाँ पे मोनोएटोमिक का एग्जांपल बता देते हैं आप लोगों को। मोनोएटोमिक की बात करते हैं तो He हीलियम, Ne नियॉन, Ar आर्गन, ऐसे ही ये होता है। तो और भी लिखा दे रहे हैं Kr होता है। देखिए ना, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, आई अन ऑक्टियम, यही 7 गो होता है। ओके, इसका ये 7 एलिमेंट जो होता है ना, गैसियस अवस्था में रहते हैं, लेकिन केवल एक होगो के रूप में। हीलियम एक एक है, नियॉन एक एक है। लेकिन डाई एटोमिक क्या होता है? 5 गो होता है। जैसे H, हाइड्रोजन कभी सिंगल नहीं होता, ये H2 होता है। H2 जैसे देखिए N2, जैसे O2, जैसे F2, जैसे Cl2। ओके, ये हो गया 5 गो कि नहीं? ये 7 गो जो गैसियस एलिमेंट होते हैं, ये मोनो एटोमिक गैसियस एलिमेंट होते हैं, एकल परमाणुक गैसीय एटम एलिमेंट। हाँ, और वहीं ये 5 गो होता है ना, ये हमेशा द्विपरमाणुक। H कभी सिंगल नहीं लिखिएगा लोग। देखिए, एलिमेंट्स नेम पूछा जाए तो H बोलिएगा, लेकिन किसी अभिक्रिया में H अकेले नहीं आता, H2 के फॉर्म में आता है, N2 के फॉर्म में आता है, O2 के फॉर्म में आता है, F2 के फॉर्म में आता है, Cl2 के फॉर्म में आता है। तो इस सभी में 2 2 है कि नहीं? तो इसे कहेंगे डाई एटोमिक कहेंगे। ओके,
तो एक काम कीजिए, इसके पहले वाले के स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं, रुकिए तो हम देख लेते हैं लिए कि नहीं पहले वाले का। हाँ ले लिए इसका हम लोग। अब चलिए, अब क्या करना है आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो वो आप लोग ठीक है, राइटिंग साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए कितना हो गया। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब सोचिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट तो हो गया, और क्या, और कुछ होगा, उसके गुणों के आधार पर, समझे, तो उसके गुणों के आधार पर बांटना है, और वही चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो अभी बता दे रहे हैं हम आप लोगों को। तब यहां पे अब हम लोग स्टडी करेंगे बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ properties of elements हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तत्वों के गुणों के आधार पर। तो अब देखिए, अब इसके गुणों के आधार पर अगर देखें तो 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन नॉन मेटल्स आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं, बहुत बार बता चुके, एलिमेंट्स 118 वो होता है। अब एलिमेंट्स को इसके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक होता है हुआ मेटल्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 93 होती है। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं नॉन मेटल्स, इसे क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स, हिंदी में क्या कहेंगे हुआ, अधातु कहेंगे। इनकी संख्या 18 होती है। एक होता है मेटलवाइड, मेटलवाइड्स होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है ना 7 गो होती है। ओके, अब चलिए, अब मेटल्स के बारे में खाली एग्जाम्पल बता दे रहे, क्योंकि इसके बारे में उसके बाद बहुत डीपली पढ़ना है तो बाद में पाएंगे। अभी एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेटल की बात करते हैं तो सोडियम मेटल है, लिथियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, etc। ये सभी जो है ना ये मेटल के गिनती में आते हैं। अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन मेटल है, ऑक्सीजन मेटल है, सल्फर ये भी मेटल है, etc। अगर हम यहाँ पे मेटलॉइड की बात करते हैं तो इसमें भी आएगा, देखिए लोग, इसमें हो जाएगा जैसे गैलियम, सही बोलो, इसमें हो जाएगा आर्सेनिक, हो जाएगा आर्सेनिक। वो है क्या, आर्सेनिक नॉन उपधातु है। और देखिए अब एलिमेंट्स नेम हम आप लोगों को दिए हैं, उस एलिमेंट्स नेम देखिए ऐसा होगा, दिया होगा वो, इस एलिमेंट्स नेम को आप लोग सामने रखिएगा। ओके, तो इस एलिमेंट्स नेम में 118 है, और 118 एलिमेंट जो होता है ना, इसी में मेटल, नॉन मेटल और क्या मेटलॉइड, यही तीनों भाग में इसे यहां पे बांटा गया है। ओके, तो अब चलिए, जैसे आर्सेनिक हो जाएगा, इसे यहां पे हो जाएगा एंटीमनी हो जाएगा। ओके,
जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, etc। ये सभी जो होता है ना, ये होता है मेटलॉइड होता है, उप धातु में आता है। लेकिन देखो उप धातु आप लोग को पढ़ना नहीं, आप लोग केवल पढ़ना क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। मेटल्स को पहचानने का तरीका क्या है, जिसके अंत में होगा अम वही होगा मेटल। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी मेटल्स होते हैं। लिथियम, उसके बाद हो जाएगा, देखिए हीलियम मत करना, मेटल होता है, ये एक्सेप्शन होता है। देखिए अम अपने हिसाब से बताया कि मैक्सिमम मेटल्स में अम रहता है। ओके, अब आप लोग सोचेंगे सर अगर यहाँ बात करें आयरन तो नहीं होता है ना, आयरन उसमें अन आ गया, उसमें तो अम होता नहीं, तो आयरन कहाँ से लिया गया है, एफी सिंबल होता है, एफी से फेरम, अम नहीं आ गया। ओके, तो हमेशा देखिएगा जिसके उच्चारण के अंत में अम आता है ना, तो उसे मेटल कह दीजिएगा आप लोगों कि वो मेटल है। ओके, उसे में जैसे हीलियम होता है तो हीलियम मेटल में नहीं आता है, वो याद रखिएगा, वो अधातु होते हैं। ओके, तो ये हो गया एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, वो भी हम लोग को जानना है। एलिमेंट्स नेम भी जानना है हम लोग को। तो अब देखिए, अब एलिमेंट्स नेम की बात करते हैं, तो आप लोग के एलिमेंट्स नेम हम दिए हैं फोटोकॉपी कराकर, इंस्टीट्यूट में भी लिखाए हुए हैं। तो एक से लेके कम से कम 20 तक आप लोग याद रखिएगा। 1 पर हाइड्रोजन, 2 पर हीलियम, 3 पर लिथियम, ये याद रखिएगा। हम इसे कभी भी क्लास में आप लोग से पूछ सकते हैं कि बताइए वो 16 नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है, तो आपको कहना होगा सर जी 16 नंबर पर सल्फर आता है। हम पूछेंगे 11 पे बताइए क्या आएगा, तो आप लोग कहना होगा सर जी 11 नंबर पर सोडियम आता है। तो ये सभी चीजें याद करना बहुत जरूरी है। ओके, इतना हो गया। तो एलिमेंट्स नेम तो है ही आप लोगों के पास। ओके, हाँ अच्छी बात है। अब चलिए, अब ये तो एलिमेंट्स के बारे में इतना जान गए। अब फिर हम लोग वापस किस पे आते हैं, एटम पे आते हैं। हम लोग आएंगे फिर वापस एटम पे आते हैं। आइए, तो एटम को डिफाइन कर दिए थे सभी चीजें। तो देखिए एटम को कुछ भागों में बांटा गया है, ये आगे जाकर हमें पता चला कि एटम को कुछ भागों में बांटा गया है। 9th क्लास में भी आप लोग बताया गया होगा, रदरफोर्ड जो अल्फा एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, ओके, तो उन्होंने ही ना बताया था कि एटम के बीच में न्यूक्लियस भी होता है। ओके, तो आइए, तो हम बात करते हैं। तो अभी उतना डीपली जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना जानिए कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं। एटम कैन बी डिविजिबल, एटम डिवाइड हो सकता है, लेकिन बहुत सारे भागों में डिवाइड होते हैं। अभी तक जहां तक ज्ञात है 39 पार्ट में डिवाइड हुए, 39 भागों में, लेकिन 3 भाग मेन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कहते हैं। यहाँ पर टॉपिक क्या बनाएंगे हम लोग, टॉपिक बनाएंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे परमाणु की मौलिक कण, मौलिक कण, या इसी को मूलभूत कण के नाम से भी जानते हैं। तो अब चलिए, तो एटम के कितने मौलिक कण होते हैं, तो 3 होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे देयर आर मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे परमाणु की मुख्यतः 3 मौलिक कण या मूल कण, मौलिक कण होते हैं। अब समझना है कौन कौन सा होता है। तो देखिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा, PEN, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पेन। पेन मतलब कलम कि नहीं, यहाँ पे P मतलब, अगर P हम कभी भी बोले तो P मतलब क्या होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके पास कौन सा साइन होता है, कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं। किसको हुआ, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश होता है। और ई मतलब याद रखिएगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को भी हिंदी में हम लोग इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, कोई खास इस सब की हिंदी नहीं होती है। अब इसके पास कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश। और तीसरा होता है एन, एन मतलब होता है बुआ
न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन को हिंदी में भी क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन ही हम लोग कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे न्यूट्रॉन ही कहेंगे। और इसके ये जो होता है ना चार्जलेस होता है, ये क्या होता है हुआ, चार्जलेस होता है, मतलब आवेशहीन होता है। ओके, तो यही सब हम लोगों को जानना था। ओके, चलिए इसके पहले वाले का स्क्रीनशॉट लिए हैं कि नहीं, हमें तो याद नहीं है। अगर आप लोग नहीं लिए होंगे स्क्रीनशॉट तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। वो लोग हो गया, ले लिए होंगे। अब चलिए, अब इसके बाद वाले का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए लोग। हो गया, ले लिया आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग को जानना है। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानना है, कितना इलेक्ट्रॉन संग्रहित करता है हर एक ऑर्बिट, ये सभी जानना है। बहुत चीजें हम लोग को पढ़नी, आज तो स्टार्टिंग है। ओके, तो आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात याद रखिएगा आप लोग, हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग, लाइक भी करना है आप लोगों को। ओके, और अपना अपना नाम कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, ताकि हम आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ा है। ओके, और अगर कोई भी डाउट होता है तो क्लास में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओके, या कमेंट में उस डाउट को लिख कर भेज दीजिएगा, अगले वीडियो में समझा देंगे हम आप लोगों को। ओके, क्लास में जो पढ़ाई हो रही है वो हो रही है, ये ऑनलाइन की बात है तो ऑनलाइन में पढ़ा देंगे हम आप लोग को हर एक डाउट। ओके, और ये सभी चीजें कल कॉपी में चेक करेंगे। कल सभी बच्चों को कॉपी लेकर आना है कोचिंग में, हम ये इसको देखेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, ओके बोलो।